ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स बिगिन द क्लास। ठीक है, तो आज का ओवरव्यू जो हमारा होगा वो इकोसिस्टम में किस तरह से सक्सेशन होती है, यानी कि एक पीढ़ी आती है, वो पीढ़ी किस तरह से अगली पीढ़ी इन्वायरमेंट में जो हायर प्लांट्स वगैरह हैं उनको सपोर्ट करते हुए चलती है। ठीक है, क्या इसमें डिफरेंसेस होते हैं, क्या ये सक्सेशन होती क्या है। तो पहले तो हम समझ लेंगे इसको नॉर्मल भाषा में कि इन इंग्लिश मीनिंग क्या है सक्सेशन का। देन वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द स्लाइड्स। ठीक है, तो सक्सेशन वर्ड क्या डिनोट करता है? एक के बाद एक। सर व्हाई इट्स नॉट वर्किंग ये पेन? ठीक है, तो सक्सेशन वर्ड ही डिनोट करता है कि एक वन जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड सो ऑन। ठीक है, तो इकोलॉजी में भी सक्सेशन होती है बेटा। ठीक है, इसमें भी क्या देखा जाता है कि एक बेयर जगह है, ठीक है, जहां पर मतलब ये मिट्टी भी नहीं बनी है, पत्थर ही पत्थर है। अब जहां पर पत्थर ही पत्थर होंगे तो आपको पता है कि ना यहाँ कोई पौधा थ्राइव कर सकता है। ठीक है, तो किस तरह से ये जो एरिया आपका पत्थर वाला, ठीक है, ये मिट्टी यहाँ बनेगी। और क्यों ऐसा होता है कि कई जगह हमें बड़े पेड़ तो मिल रहे हैं लेकिन कई जगह हम देखेंगे वो पेड़ नहीं है, बिल्कुल एक शुरुआती जो पौधे होते हैं आपके लाइकन्स वगैरह जो होते हैं पेड़, जो पत्थरों से चिपके हुए पौधे होते हैं, वो जो बिल्कुल बेसिक प्लांट है जिनको हम एनजीओ या जिम्नोस्पर्म्स नहीं बोल सकते, वो क्यों मिल रहे हैं, क्या रोल है उनका। तो जैसे नेचर, मदर नेचर ने एक रोल असाइन किया होता है हर एक जो आप लोगों को ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। ठीक है, चाहे वो बायोटिक हो, चाहे वो फ्लोरा हो, चाहे वो फौना हो, तो उस हिसाब से हम देखेंगे कि किस तरह से बायोलॉजिकल सक्सेशन होती है। अब इसमें क्वेश्चंस क्या आते हैं आप लोगों के? बेसिकली टाइप्स आपको हो सकता है डेफिनेशन दे दी जाए, पूछी जाएगी, या फिर डेफिनेशन के रूप में दे दी जाएगी प्राइमरी सक्सेशन की डेफिनेशन, उसमें कोई ऑल्टरेशन कर दी जाए। तो आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग और राइट। या फिर ऑर्गेनिज्म का नाम दे दिया और पूछा जाएगा कि ये ऑर्गेनिज्म प्राइमरी सक्सेशन में यूज होता है, सेकेंडरी सक्सेशन में देखा जाता है, या फिर ये हेटेरोट्रॉपिक सक्सेशन का मेंबर है, ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन कर रहा है। तो इस तरह से आपको इस टॉपिक से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इज दैट क्लियर? तो अब आपको एक इंट्रो मिल गई है, नाउ वी आर गोइंग टू कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। ठीक है, तो द फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, सबसे पहले ये चीज होती है कि एक सिस्टम की तरह काम करने के लिए उसको उस लेवल पर जो है वो पहुंचना है। तो होता क्या है, द इकोसिस्टम का काम होता है कि इकोलॉजिकल जो सक्सेशन है, इकोलॉजी में जो एक के बाद एक जनरेशन आ रही है, लोअर टू हायर ऑर्गेनिज्म, इकोलॉजिकल सक्सेशन आ रही है, उसको सपोर्ट करना, इकोसिस्टम की डेवलपमेंट करना। जैसे आपने देखा है कि इनिशियली जब आपके दादू होंगे तो हो सकता है आपका घर बहुत ही जैसे कि कच्चा हाउस हो, फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट हुई, आपके पिताजी और ज्यादा पढ़े लिखे हुए आपके दादू के कंपैरिजन में, नाउ यू हैव अ पक्का हाउस। अब आप लोग क्या हुए, आप लोगों ने और ज्यादा मेहनत की, यू बिकेम आईआईटी ग्रेजुएट, और यू बिकेम अ डॉक्टर, और यू बिकेम सम क्लास वन अफसर, और योर बिजनेस, एनीथिंग और एवरीथिंग। ठीक है, सो आपने क्या किया, इस पक्का हाउस से भी आगे बढ़ के सोचा, और आप लोगों ने क्या किया, डबल स्टोरी उठा दी, मॉड्यूलर हाउसेस बना दिए। तो इकोसिस्टम में भी बिल्कुल वैसा ही होता है, पहले बिल्कुल आप लोगों को जो है वो बिल्कुल एक नींव सी सक्सेशन दिखेगी, कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी। फिर आप देखेंगे कई जगह पर आप देखेंगे फॉरेस्ट मिल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स मिल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स फूड चेन्स मिल रही है, तो वो इकोसिस्टम डेवलपमेंट कराना है, ये भी इकोसिस्टम का काम होता है। ठीक है जी, उसके बाद क्या होता है, आप लोगों का बेसिकली जो इकोसिस्टम है वो अपने आप में एक सिस्टम है, दैट मीन्स ये अपने आप को मेंटेन करके रख रहा है, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स आप लोगों को पौधे बनाने के काम आ रहे हैं, एनिमल्स यहाँ से न्यूट्रिशन ले रहे हैं इस इकोसिस्टम से, वही जब डेड एंड डिकेइंग हो जा रहे हैं तो ये न्यूट्रिशन वापस एनवायरनमेंट में चला जा रहा है, यानी कि एक तरह का ये फीडबैक जो है उसको कंट्रोल करके चलाया हुआ है। ठीक है, एनर्जी फ्लो देखिए क्या होता है कि अगर आप कोई भी चीज छोटी या छोटी से बड़ी जो भी चीज देते हैं, यू आर टेकिंग टू गेट एनर्जी। तो एक ऑर्गेनिज्म, अगर आप घास खाने वाले ऑर्गेनिज्म को देखें, ठीक है, हर्बीवोर्स को देखें, दे आर टेकिंग एनर्जी फ्रॉम दीज हर्ब, ये हर्बीवोर्स हैं तो ग्रीन प्लांट से अपनी एनर्जी ले रहे हैं। अब जो कार्निवोर है वो एनर्जी लेंगे आपके हर्बीवोर्स को खाकर, ओमनीवोर्स हैं वो कार्निवोर्स हर्बीवोर्स सबको खाएंगे, और डिट्रीवोर्स
डिट्रीवोर्स वो होते हैं जो सड़े गले को खाते हैं। तो ये जो आपकी पूरी एनर्जी फ्लो है इकोसिस्टम में, ठीक है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड कैन नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो वो इकोसिस्टम भी इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। और ये क्वेश्चन आया भी हुआ है कि इकोसिस्टम एनर्जी के लॉ को फॉलो करता है। जी हाँ, बिल्कुल फॉलो करता है। अगर एनर्जी लॉस ही लॉस होती रहेगी तो इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, और एनर्जी ज्यादा आएगी, आप लोगों की डेसिपेट नहीं हो रही है, तो भी इकोसिस्टम फंक्शनल नहीं रह पाएगा। दूसरा होता है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। देखो आपने भी देखा होगा, यू हैव आटा, ठीक है, और यू हैव राइस, यू कुक देम, यू ईट इट। तो क्या हुआ, जो न्यूट्रिशनल वैल्यू थी आपके इस फूड में वो आप तक पहुंची। इकोसिस्टम में भी बिल्कुल वैसा ही होता है। जो मैंने अभी बताया, घास खाने वालों को न्यूट्रिशन मिला, फिर घास खाने वालों को खाने वाले जो है उनको न्यूट्रिशन मिला, एंड सो ऑन, एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो इकोसिस्टम के वाइड फंक्शंस हैं, जो कि मैंने आपको चार फॉर्म में आपको बता दिए कि भाई इकोलॉजिकल सक्सेशन को सपोर्ट करना, ठीक है, फीडबैक कंट्रोल करना, एनर्जी फ्लो जो हो रहा है उसको सस्टेन करके रखना, और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग करना, ठीक है। तो अब हम एक बार स्लाइड्स को देख लेते हैं और फिर हम समझते हुए चलेंगे। ठीक है भाई, ये मेथड, ऐसा तो नहीं है कि कोई चाहता है कि मैं भी स्लाइड्स पढ़ती रहूं, एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए आपको, प्लीज बता दीजिए। मैम ऐसे ही ठीक है। ऐसे ही ठीक है ना, मतलब आप पढ़ते जाओ थोड़ा बहुत, उसके बाद समझते जाएं, और इससे क्या होता है ना, क्वेश्चंस भी आते हैं और एक डायग्रामेटिक वे में अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनती है। तो देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको समझाया वो, ठीक है। अब इस वाली स्लाइड को देखिए, इकोलॉजिकल सक्सेशंस पढ़ेंगे, टाइप्स देखेंगे पहले आराम से, उसके बाद हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे कौन कौन से मेंबर किस तरह की सक्सेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि जो आपके दादाजी का टाइम था, उस टाइम आप नहीं थे, आपके टाइम में आपके हो सकता है परदादा जी सरवाइव ना कर रहे हो, बस वही बातें यहाँ देखने को आपको मिलेंगी। उसके बाद सेकेंडरी सक्सेशन, मतलब प्राइमरी के बाद वही मैंने बोला कि मेंबर्स देखने को मिलेंगे, वो समझाऊंगी मैं आप लोगों को। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑटोजेनिक और एलोजेनिक सक्सेशन, ये भी टाइप्स हैं, इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। होमियोस्टेसिस क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। बेटा ये वाली जो स्लाइड है, इट इज मोर और लेस रिलेटेड टू योर बायोलॉजी, विच इज accommodating the part of your इन्वायरमेंट ऑल्सो। तो अगर आपने होम्योस्टेसिस नहीं पढ़ लिया तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे दूंगी, जो कि आप जाकर एनसीईआरटी बायोलॉजी पढ़ेंगे, एक्सक्रीशन सिस्टम, आज ही वो चैप्टर खत्म कर लेना, बिकॉज वी आर गोइंग थ्रू अ रिवीजन सेशन। तो रिवीजन ऐसा होना चाहिए कि अगर आप एक चीज पढ़ो तो उससे रिलेटेड 10 चीजें आपको याद आ जाएं, जिससे जो पेपर है उसको आप करने में ऐसा ना हो कि ये छूट गया वो छूट गया। तो ये जब लास्ट स्लाइड होगी तो मैं आप लोगों को अभी भी बता रही हूँ, आप लोगों ने +1 की बायोलॉजी है, वहां पर ह्यूमन एक्सक्रीशन है, लिख लीजिए। ह्यूमन एक्सक्रीशन चैप्टर है, साइट होती है एनसीईआरटी की, वेब में उनकी अपनी ऐप है, खोल लेना और वो पढ़ लेना। जो पहला पेज है, कौन कौन किस किस चीज से अपना यूरिन पास करता है, मतलब एक्सक्रीटरी ऑर्गन, जैसे कि आप देखोगे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल आएगा वहां, अमीबा में नेफ्रीडियाज आ जाएंगे आपके, इसमें क्या बोलते हैं, अर्थवॉर्म में। तो वो चैप्टर यहीं पे कंप्लीट कर लेना। एक दिन में कितना जो है वो यूरिन ह्यूमन बॉडी बनाती है, और किडनी कितना निकालती है, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद करना होगा, वो जो पहला पैराग्राफ है, प्लस ह्यूमन किडनी की जो कैपेसिटी है वो आप याद कर लीजिएगा, ऐसी चीजें बहुत बार पूछी जाती हैं। चलिए, ये वो इंट्रोडक्शन हो गई। अब हम जो है वो व्हाइट बोर्ड की तरफ मुड़ेंगे, और जो चीजें मैंने आप लोगों को अभी पढ़ाई हैं, हम उनको समझेंगे एक एक करके। व्हाट हैपेंड, हाँ, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले इकोलॉजिकल, ओह माय गॉड व्हाट हैपेंड, दीपू सर, 1 मिनट प्लीज बच्चों, कुछ ग्लिच आ गया, व्हाइट बोर्ड गायब हो गया, जरा सा रुकिए, ठीक है। द टेक्निकल टीम विल करेक्ट इट इन अ व्हाइल। मैम आपका माइक ऑफ है। मैंने खुद ही ऑफ किया था बेटा, वो थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच आया था, वो ठीक करना था मुझे।
ओके, तो इकोलॉजिकल सक्सेशन की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। इसमें क्या होता है, बेसिकली जो कम्युनिटीज होती हैं, प्लांट्स हो या एनिमल की स्पीशीज हो, ठीक है, जो लोअर वाली स्पीशीज होंगी वो रिप्लेस कर दी जाएंगी अनदर हायर स्पीशीज के द्वारा, जब इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है वो होगी। ठीक है जी, ये एक यूनिवर्सल जो होता है, ये प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लोगों को इकोलॉजी में ये चीज देखने को मिल रही है। ठीक है, तो क्या होता है कि पहले जो होते हैं वो सिंपल ऑर्गेनिज्म आएंगे। क्यों सिंपल आएंगे? क्योंकि वो जो जितने कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो तब आती है जब इन्वायरमेंट और किसी भी चीज की बॉडी, चाहे वो पौधों की हो चाहे एनिमल्स की हो, इस इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड करे और अपने आप को बेहतरीन बनाए, कॉम्प्लेक्स बनाए। तो पहले जो चीजें आती हैं इकोलॉजी में, वो आप लोगों की सिंपल जो होती हैं वो चीजें आती हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से आपकी जो है कम्युनिटी डेवलप होती है। ठीक है, सबसे पहले जो होता है आप लोगों का क्या होता है कि एक कम्युनिटी डेवलप होने के लिए क्या होना होता है कि कोई स्टेबल कंडीशंस बनानी होती है। ठीक है, उसके बाद मैच्योर स्टेज आएगी उस इकोलॉजिकल सक्सेशन की। पहले स्टेबल करेंगे, यानी कि हाँ भाई अब यहाँ पर कोई भी जो स्पीशीज आएगी वो स्टेबल है। उसके बाद मेच्योर स्टेज आएगी आप लोगों की कि हाँ भाई इट इज फंक्शनल, और अब कोई नई स्पीशीज यहाँ ऐड नहीं आ रही है। जो ये स्पीशीज है ये अपनी अच्छे से मेच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं, कोई कंपटीशन जो है वो इतना तगड़ा नहीं है, दे आर सर्वाइविंग इन देयर नीश वेरी नाइसली। फिर आती है आप लोगों की क्लाइमेक्स कम्युनिटी की भाई इससे हायर प्लांट्स और एनिमल्स अब यहाँ नहीं आएंगे, ये जो कम्युनिटी है ये बिल्कुल अपने चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। तो ये जो है ये इकोलॉजिकल सक्सेशन का जो है वो सीक्वेंस चलता है, स्टेबल टुवर्ड्स मेच्योरिटी एंड देन टुवर्ड्स क्लाइमैक्स। ठीक है, यही चीजें आपने हिस्ट्री में भी पढ़ी होंगी कि भाई हिस्ट्री में भी यही चीज होता था। जैसे कि जब कोई राजा है, ठीक है, तो राजा क्या करेगा, पहले अपनी लड़ाइयाँ लुड़ियाँ करेगा, शादियां करेगा, डिप्लोमेसी करेगा और अपने राज्य को बढ़ाएगा। राज्य जब बड़ा हो जाएगा, बाहर से कोई आतंक लड़ नहीं रहा है, अंदर बिल्कुल स्टेबिलिटी है, तो अब जो नए राजे आएंगे, जो उसका बेटा या पोता आएगा, वो आर्ट एंड आर्किटेक्चर में बहुत अच्छा काम करेंगे, कल्चरली वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो समृद्धि आ जाएगी उसमें, दैट इज योर क्लाइमैक्स आ जाएगा उस राज्य का। ये चीजें आप हिस्ट्री में भी पढ़ते हुए आए हैं। ठीक है जी, आपने पढ़ा ही होगा। जैसे जहांगीर, इट वॉज अ गोल्डन पीरियड ऑफ मुगल्स। जहांगीर के टाइम पे क्यों? क्योंकि बाबर ने लड़ाइयां कर ली। हुमायूं का तो चलो इतना सिग्निफिकेंट रोल नहीं है। अकबर ने जो है वो अच्छा काम किया, बहुत स्टेबल कर दिया आसपास की बाउंड्रीज को। तो अब जहांगीर के पास जो काम बचा वो उसने भगौड़ों से इतना नहीं लड़ना है या फिर अंदरूनी लोगों से इतना नहीं लड़ना है, वो करेगा आर्ट एंड आर्किटेक्चर में काम। तो क्लाइमैक्स मतलब गोल्डन पीरियड आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीजें जो होती हैं ये वैसे इन्वायरमेंट में भी होती हैं। तो अब हम करते हैं पहले प्राइमरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर बेयर रॉक होते हैं, मतलब कि मिट्टी भी नहीं बनी होती है। जैसे कि मान लो कहीं पे क्या हुआ, नदियां जा रही हैं, ठीक है, अब यहाँ पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ये नदियां आई लाखों सालों के बाद, यहाँ पर अगर आप देखोगे डिपॉजिट डिपॉजिट होते हुए एक लैंड निकल रही है, लेकिन ये कंसोलिडेटेड जो है वो लैंड है, इसके ऊपर कुछ उग जाए एकदम से, इट इज नॉट पॉसिबल। कोई ना कोई यहाँ स्पीशीज ऐसी आनी चाहिए जो इस चीज को पेनिट्रेबल बनाए, जिससे जब बाकी प्लांट्स आए तो उनके रूट्स पेनिट्रेट कर सकें। या फिर जो सैंड ड्यून्स होती हैं, ठीक है, सैंड ड्यून्स पे आप पौधा लगाकर भी आओगे तो ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं, तो वो पौधा वो टिक नहीं पाएगा। या फिर मान लो वॉल्केनिक इरप्शन हुई, तो ये जो आप लोगों का इग्नियस रॉक यहाँ पे गया, एंड वेदरिंग ऑफ रॉक मटेरियल, यही तो मिट्टी है बेसिकली। लेकिन ये इरोजन और वेदरिंग, जो वेदरिंग और इरोजन है उसके लिए समय तो लगेगा। वो समय जब आप लोगों का इकोसिस्टम आप पढ़ते हो, वहां पर जो पहली कम्युनिटी आती है इस बेयर सिस्टम पे, बेयर रॉक के ऊपर जमने के लिए, सो दैट हायर जो प्लांट्स हैं वो वहां ग्रो कर पाए, उसको आप लोग क्या बोलोगे भाई? पायोनियर स्पीशीज। ठीक है, तो जो रॉक आउटक्रॉप होती है, रॉक आउटक्रॉप, रॉक के ऊपर कभी भी आप कुछ ग्रो नहीं कर सकते, ये बात आपको भी बहुत अच्छी तरह से पता है। तो उस रॉक आउटक्रॉप के ऊपर जो पहली स्पीशीज आएगी कि भाई हम है वो जो इस रॉक को भी हम मिट्टी में कन्वर्ट करेंगे, तो वो आती है आपकी पायोनियर स्पीशीज। जैसे कि माइक्रोब्स आ जाएंगे, अब मैं समझाती हूँ कैसे ये इस पत्थर को तोड़ने में मदद करे, लाइकन्स आ जाएंगे, मॉसेस आ जाएंगे। ठीक है, तो इनको क्या होता है, ये वाली जो चीजें हैं ये क्या करती है, मान लो ये पत्थर है, माइक्रोब्स होंगे, माइक्रोब धीरे धीरे यहाँ पर क्या करेंगे, रह रहे होंगे, तो ये अपनी बॉडी से कुछ मटेरियल रिलीज करेंगे जो इस पत्थर के केमिकल को पिघलाएगा। तो धीरे धीरे ये जो पत्थर है यहाँ से गल जाएगा, और गलने के बाद यहाँ पर क्या मिलेगा?
जैसे आप मान लो छोटे लेवल का एक पडल, पडल क्या होता है, जैसे कीचड़ नहीं होता, तो बहुत ही माइक्रो लेवल का पडल। लेकिन यार देखो ये रॉक की सरफेस, ये तो गली ना। तो लाइकन्स क्या होता है या मॉसेस क्या होता है, आप अगर कभी धर्मशाला वाले साइड जाओ, जहाँ पे जिस पहाड़ की तरफ को आप लोगों की रोशनी नहीं आती है, वहां पर शैवाल जमता है उन पत्थरों के ऊपर। अब क्या होता है, गर्मियों के टाइम पे ये शैवाल सूख जाता है, तो अगर आप इसको उधेड़ोगे हाथ से पकड़ के, तो इनकी जो छोटी 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 सी रूट्स होती हैं, इन्होंने पत्थरों के ये जो सरफेस होती है इसको बिल्कुल क्या कर दिया होता है, मुलायम कर दिया होता है। तो आपको ऐसा लगेगा यार नीचे तो, यहाँ पर तो आप लोगों को पत्थर दिखेगा, उस पत्थर के हिस्सा, लेकिन ये जो चीज है वो ये मिट्टी बना चुके होंगे। इसका मतलब इन्होंने इस चीज को क्या कर दिया, सॉफ्ट कर दिया। सॉफ्टन करने के बाद इस पे क्या पॉसिबिलिटी आ गई, ये सॉफ्टन होगी तो अगर कोई बीज यहाँ पर गिरेगा, नाउ इट कैन ग्रो, क्योंकि ये मिट्टी है, ये वाली सतह मिट्टी है, तो नाउ इट कैन ग्रो इनटू अ प्लांट। दैट इज वाई जो रॉक आउटक्रॉप पे पहली स्पीशीज आती है, उस रॉक आउटक्रॉप को महीन पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने के लिए दे आर नोन एज पायनियर स्पीशीज। वो होते हैं माइक्रोब्स, होते हैं लाइकन्स एंड वो होते हैं मॉसेस। तो दिस दीज टर्म्स यू हैव टू रिमेंबर कि प्राइमरी सक्सेशन में ये जो है रोल प्ले करते हैं। दिस कम्स अंडर योर क्वेश्चन। ठीक हो गया भाई? भाई ठीक ये हो गया? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, यही चीज यहाँ पर भी बताई गई है कि नाउ देखिए, ये चीज हमने यहाँ पे कर ली, इकोलॉजिकल सक्सेशन पे स्टेबल मेच्योरिटी की तरफ जाना है, स्टेबिलिटी, मेच्योरिटी एंड देन क्लाइमैक्स की तरफ हम लोगों ने जो है वो जाना है। ठीक है, तो फर्स्ट प्लान जो करते हैं वो पायनियर कम्युनिटी के होते हैं। फाइनल स्टेज इज क्लाइमैक्स, जो मैंने आप लोगों को बता दी। क्लाइमैक्स में जो होता है आप लोगों की क्या होती है, मेच्योर स्टेज या लॉन्ग लास्टिंग स्टेज होगी। पेड़ों को काटना इतना आसान नहीं है, काट भी दोगे तो रूट्स अंदर तक जो है वो जाती है। ठीक है जी। और जो स्टेजेस होते हैं, जहां तक हमने क्लाइमैक्स तक पहुंचना है, तो एक के बाद एक स्टेज आ रही है। इकोलॉजिकल टर्म यूज्ड फॉर सीड्स, सो दिस इज बीइंग आस्क्ड, तो आप लोगों को ये सीड्स याद होने चाहिए। ठीक है, कि इस चीज को मतलब कि आप लोगों की पहले आई प्राइमरी स्टेज, फिर आई आप लोगों की मेच्योर और डेवलपिंग स्टेज आएगी, और उसके बाद क्लाइमैक्स। दीज स्टेजेस आर नोन एज सीड्स। हमने प्राइमरी सक्सेशन देख ली, उसके मेंबर्स देख लिए। अब सीक्वेंशियल डेवलपमेंट होता है बायोटिक कम्युनिटी, यानी कि ए बायोटिक प्रोसेस की हम बात नहीं कर रहे हैं, मेंबर्स की बात नहीं करेंगे, पत्थर पानी वगैरह। बायोटिक यानी कि पौधे और वहां पे रहने वाले जानवर। ठीक है, तो ये बायोटिक कम्युनिटी जब ये आएगी, तो जो एग्जिस्टिंग कम्युनिटी होगी, देखो जो पेड़ लगेंगे तो शैवाल वहां ग्रो नहीं कर पाएंगे उस लेवल पे जितने वो पहले ग्रो किया करते थे। ठीक है जी। तो क्या होता है कि जो मेच्योर और इंटरमीडिएट कम्युनिटी होती है, इट में बी डिस्ट्रॉयड बाय नेचुरल इवेंट और फ्लड्स, ड्रॉट्स, फायर स्टॉर्म्स और बाय ह्यूमन इंटरवेंशन। तो ये सेकेंडरी जो होती है वो सीक्वेंशियल। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले क्या होता है, ये 1 या 2 साल के लिए पायनियर कम्युनिटी उस एरिया को क्या करेगी, लायक बनाएगी कि और पौधे यहाँ पर ग्रो कर सकें। अब पौधों के बाद क्या होएगा, ये जो लाइकन मॉसेस हैं, छोटी छोटी ग्रासेस, श्रब्स वगैरह ग्रो करेंगे 2 से 20 साल तक। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि बड़े पौधों को, इस मिट्टी को इन्होंने स्टेबलाइज कर दिया। अब ये टॉप सॉइल जो है वो इरोड होना बंद हो गई, और हम जानते हैं जो न्यूट्रिशन होता है वो टॉप सॉइल में होता है। उसके बाद इंटरमीडिएट जो है वो आप लोगों की स्टेज आएगी, जहां पर आपके पौधे जो है, बड़े जो पेड़ है वो लगना शुरू हो जाएंगे। और बड़े पेड़ों के बाद यही जो बड़े पेड़ है और कुछ और बड़े पेड़ और लगेंगे, और क्लाइमेक्स कम्युनिटी, नाउ इट हैज बिकम स्टेबल कम्युनिटी। तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक पहुंचते पहुंचते आप लोगों ने देखा 100 से 200 साल लगते हैं। लेकिन देखिए ह्यूमंस, कल मैंने बोला था वी आर नियर टू सिक्स एक्सटेंशन। ठीक है, तो एंथ्रोपोजेनिक एक्सटेंशन, यही बोला था मैंने आप लोगों को। तो उससे क्या शो हुआ था कि ये जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है इसको बनने में लगे 200 साल। नाउ जब एक फॉरेस्ट एरिया क्लीन करना होता है, तो मुश्किल से दे टेक 3 to 4 days। ठीक है, वहां पर जेसीबी वगैरह लगती है, फॉरेस्ट कटर्स जो है वो लगते हैं, एंड दे क्लीन अ गुड अमाउंट ऑफ एरिया, एक फुटबॉल साइज एरिया वो आराम से क्लीन करके चले जाते हैं। तो तुम्हें नहीं लगता कि जिस चीज को बनने में 200 साल लगे, या फिर मान लो 150 भी लगे, 150 तो खैर नहीं लगते, 200 से तो ज्यादा ही लगते हैं, आपने उसको 3 या 4 दिन में खाली कर दिया, आपने एक पूरा इकोलॉजिकल नीश खत्म कर दिया। ठीक है, एनवायरमेंट खत्म किया। तो अब जिस एक्सटेंशन की तरफ हम जा रहे हैं, वो एक्सटेंशन अभी नहीं आनी थी, 6th मास एक्सटेंशन आगे आनी थी, उसको इनहेंस कर दिया ह्यूमन एक्टिविटीज ने। इसीलिए हम इसको बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक मास एक्सटिंक्शन आने वाली। अब समझ आया क्यों ये इतनी जल्दी आ रही है एक्सटिंक्शन? यस मैम।
हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, कभी ऐसे लिखना पड़ जाए तो आप ज़रूर लिखेंगे कि 6 मास एक्सटेंशन अभी एक्सपेक्टेड नहीं थी। लेकिन हम ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से अनसस्टेनेबल, अनप्लान की वजह से ये चीज़ हो रही है बिकॉज़ वी हैव सीन व्हेन अ इकोसिस्टम डेवलप्स इट टेक्स नॉट लेस देन 200 years to reach the climax community, but to destroy a forest we hardly take 3 to 4 days with the modern machinery that has been developed by the humans। अब बैंगलोर का जो इशू आ रहा है, देखिए करंट अफेयर सब फॉलो करते हैं, वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ पे नॉर्थ इंडियंस को ब्लेम करें कि यू आर कमिंग हियर एंड सेटलिंग। देखिए वो हब है फॉर आईटी इंडस्ट्री, तो पीपल आर गोइंग टू गो देयर एंड वर्क। अब वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने क्या किया, हमें भी बिल्डिंग बना रही है, मिल गए वहाँ के कमिश्नर वगैरह से या एनसीडी के मेंबर से, ये जगह हमें दो। अब वो बिल्डर्स जो होंगे वो क्या करेंगे कि नेचुरल जो वहाँ लेक था, इट वाज नोन एज अ लेक सिटी, बैंगलोर को लेक सिटी बोलते थे। अब आपने लेक्स पे क्या बना दी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ठीक है। अब जो लोग हैं वहाँ पे वो चाह रहे हैं कि हमारे पास एक नहीं 10 फ्लैट हो, तो डिमांड तो उनकी है नहीं तुम्हारे पास फ्लैट हो, क्यों? क्योंकि किराए पे चढ़ाएंगे तो जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे 100 गुना तो कमा लेंगे वो, ठीक है। और ब्लेम किस पे डाल रहे हैं? पीपल कमिंग फ्रॉम नॉर्थ। तो लड़ाई हो रही है पीपल कमिंग फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ, बट अल्टीमेटली जो यहाँ पर फॉल्टी है वो कौन है आप लोगों का? जो लैंड माफियाज होते हैं, ठीक है, जो बिल्डर्स हैं बेसिकली, वो यहाँ पे जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, अपनी ग्रीड की वजह से मदर नेचर को खत्म कर रहे हैं। और बैंगलोर में क्या देखने को मिला? वाटर क्राइसिस, एक्सट्रीम वाटर क्राइसिस। क्यों भाई? जो वाटर रिचार्ज होना था वो होना था इन लेक्स की वजह से। आपने रिचार्ज करने वाली जगह पर बिल्डिंग्स खड़ी कर दी। जब बिल्डिंग्स खड़ी हो जाएंगी तो पानी कहाँ से रिचार्ज होगा? ग्राउंड वाटर आपका नीचे चला जाएगा। नो ग्राउंड वाटर टेबल नीचे जाएगा तो मरो फिर, ठीक है। यही चीज होती है ना आप लोगों की, जो तभी तो बोलते हैं नदियां आर द लाइफ लाइन ऑफ एनी सिविलाइजेशन। अब आप लोगों ने नदियां वहां कोई है नहीं, जो लेक सिस्टम था उसको आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, तो कहाँ से लाओगे भाई पानी? पानी नहीं है तो चाहे बिल्डिंग कितनी बड़ी हो, महल कितना ही अच्छा हो, क्या फायदा उस महल में भी रहने का? सो दिस इज हाउ जो बिग सिटीज हैं वो अपनी क्लाइमेक्स के बाद ये खत्म होने की स्टेज पे जा रहे हैं, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं कि ये डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो मैंने आप लोगों को बताया वो आप लोगों ने क्या देखा। प्राइमरी सक्सेशन जो होती है वो कैसी होती है? बिल्कुल एक अंडर डेवलप स्टेज पे होती है, ठीक है। यू आर गोइंग टू फाइंड द प्लांट्स, जैसे कि माइक्रोब्स देख रहे हो, लाइकन्स देख रहे हो, मॉसेस, दीज आर नॉट हायर प्लांट्स बच्चे, दीज आर लोअर प्लांट्स होते हैं, ठीक है। सेकेंडरी सक्सेशन में अगर आप देखें तो यहाँ पर सॉइल डेवलप हो गई है। यहाँ बेचारों को क्या मिला जीने के लिए? सिर्फ रॉक की आउटक्रॉप जो है वो इन लोगों को यहाँ मिली। यहाँ तो वेल सेकेंडरी में तो आपकी प्रॉपर सॉइल इन्होंने जो है वो बना कर दी, ठीक है। तो ये फास्ट होगी, क्यों? क्योंकि देखो यार, जब आप लोगों के पास जमीन होती है, अगर आपके पिताजी ने जमीन खरीद ली तो घर बनाना आसान होता है। लेकिन जिसको जमीन भी खरीदनी है फिर घर बनाना है, उसका काम डिले होगा। तो प्राइमरी सक्सेशन के पास यही था, अपन के पैरों के नीचे कुछ नहीं दिया, पत्थर दे दिए, ठीक है। सो पत्थर दे दिए तो व्हाट यू हैव टू डू इज इस पत्थर को मिट्टी में कन्वर्ट करना है, तब जाके आपकी रूट्स नीचे जाएंगी। तो प्राइमरी सक्सेशन रिलेटिवली टेक्स लॉन्गर टाइम, उनको ज्यादा जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ हम लोग क्या करेंगे, सक्सेशन पढ़ेंगे। प्राइमरी और सेकेंडरी हमने पढ़ ली। प्राइमरी वो होती है जो रॉक आउटक्रॉप के ऊपर होती है, ठीक है, अभी सॉइल की सरफेस नहीं बनी होती है, या सॉइल बनाकर देते हैं, ठीक है। एक से दूसरी इकोलॉजिकल सक्सेशन में जब हम जाते हैं तो उसको टर्म सीड्स दिया जाता है। सेकेंडरी सक्सेशन में आपको ट्री श्रब्स, जो ये श्रब्स वगैरह हर्ब्स वगैरह देखने को मिलती है। फिर आते हैं आपके क्लाइमेक्स कम्युनिटी, जो कि कॉम्प्लेक्स पेड़ होते हैं, जो कि स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं। बिकॉज एक फॉरेस्ट को निकालना इट इज टफ, श्रब्स को आप आसानी से निकाल सकते हो, और जो आप लोग प्राइमरी सक्सेशन है उसको डिस्ट्रॉय करना सबसे आसान होता है। दिस इज नॉट स्टेबल बट यस दिस इज द मोस्ट स्टेबल थिंग। तो ये कर लिया। अब हम करेंगे ऑटोजेनिक और एलोजेनिक सक्सेशन, ठीक है जी। अब क्या होता है कि अगर आप लोगों की सक्सेशन जो होती है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो लेकर आए, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि पेड़ पौधे जानवर, एक एक लोअर लेवल के पेड़ हैं उनको जो है हटा रहे हैं, हायर लेवल के पेड़, तब उस सक्सेशन को हम बोलते हैं ऑटोजेनिक। ऑटोजेनिक सक्सेशन। इस सक्सेशन में क्या होता है कि जो कम्युनिटी है उसके जो लिविंग इनहेबिटेंट्स हैं, ठीक है, वो इस सक्सेशन को ला रहे हैं। यानी कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि लोअर लेवल का था उसको रिप्लेस किया हायर और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स ने, दैट इज ऑटोजेनिक सक्सेशन। एलोजेनिक क्या होता है कि जो आप लोगों की सक्सेशन है वो बाहर की जो फोर्स होती है उसकी वजह से आ रही है। जैसे कि मैंने अभी पढ़ा भी था, फ्लड आ गया,
जो पहले वाली सक्सेशन थी वो गायब हो गई, अब दूसरी सक्सेशन जो है वो आएगी। या फिर आग लग गई, फॉरेस्ट फायर। अब जो फॉरेस्ट फायर लगती है तो आप लोगों को पता है कि जो पेड़ है उनका जो मटेरियल है वो मिल गया किसमें, मिट्टी में ना, वो एक तरह से फर्टिलाइजर का काम करेगा, तो नई सक्सेशन आएगी, न्यू टाइप्स ऑफ सीड्स, न्यू टाइप ऑफ पेड़, श्रब्स, हर्ब्स आपको वहां देखने के लिए मिलेंगी। तो ये है ऑटोजेनिक और एलोजेनिक जो है सक्सेशन, उसका एग्जाम्पल। ठीक है, अब आपको एक और तरह की सक्सेशन पढ़नी है, ये ऑटो और एलोजेनिक तो आपने कर लिया, अब ऑटोट्रॉफिक और हिट्रोट्रॉफिक सक्सेशन करेंगे। नाम ही बता रहा है ऑटो यानी कि सेल्फ, ट्रॉफिक यानी कि खाना बनाने वाले, यानी कि जहां पे सक्सेशन खुद खाना बनाने वालों की हो, यानी कि ग्रीन प्लांट्स की। यही होते हैं ना, खुद का खाना ग्रीन प्लांट्स ही बनाते हैं, एनिमल्स तो कभी बनाते नहीं। तो उस सक्सेशन को आप बोलोगे ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन, प्लांट्स की वजह से सक्सेशन, यानी कि लोअर टाइप ऑफ प्लांट्स रिप्लेस्ड बाय हायर एंड मोर कॉम्प्लेक्स एंड स्टेबल टाइप ऑफ प्लांट्स, दीज आर नोन एज ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन। हिट्रोट्रॉफिक सक्सेशन में मतलब कि क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो हिट्रोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है, वो उस सक्सेशन में ज्यादा होते हैं। देखो ग्रीन प्लांट्स के बिना हिट्रोट्रॉप्स तो सरवाइव कर नहीं सकते, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, लोअर एनिमल्स धीरे धीरे हायर एनिमल्स उनको रिप्लेस करते हुए जाएंगे उस इन्वायरमेंट में जहां पहले लोअर प्लांट्स थे, फिर हायर प्लांट्स हैं। ठीक है जी, यानी कि हिट्रोट्रॉप्स आर ग्रेटर देन ऑटोट्रॉप्स, दैट इज योर हिट्रोट्रॉफिक सक्सेशन। इज दैट क्लियर? तो तीन तरह की सक्सेशन पढ़ी, प्राइमरी, सेकेंडरी, ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ी ऑटो यानी कि जो सक्सेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, और एलो, ठीक है, जो कि आप लोगों के फ्लड, अर्थक्वेक वगैरह की वजह से होते हैं, जो कि नॉन लिविंग एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं उनकी वजह से होता है। ठीक है, उसके बाद आपने ऑटोट्रॉफिक पढ़ी, जहां पे ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं उनकी वजह से सक्सेशन हो रहा है, और उनकी मात्रा भी वहां ज्यादा है, नंबर भी ज्यादा है। हिट्रोट्रॉफिक सक्सेशन, इसमें क्या होता है, हिट्रोट्रॉफ्स की जो सक्सेशन है उसमें आपके बायो फ्लोरा फोना दोनों है, लेकिन फोना का नंबर यानी कि द वन विच आर डिपेंडेंट ऑन ऑटोट्रॉफ्स उनकी क्वांटिटी ज्यादा मात्रा में, दैट इज हिट्रोट्रॉफिक सक्सेशन। ठीक है, अब ये चीज हो गई। नाउ वी आर गोइंग टू कम ऑन द लास्ट स्लाइड, जो मैंने आपको बोला था, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, आप लोगों का क्या होता है कि जब लोअर एनिमल्स थे, जो प्रोकैरियोट्स थे, जिसमें क्या होता है, प्रोकैरियोट में होता है, इट इज फॉल्स न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस की कवरिंग नहीं होती। फिर आप बने यूकैरियोट्स, अभी भी सिंगल, और फिर आपके सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बनने लगे, जैसे अमीबा वगैरह आ गया। फिर आपने हाइड्रा वगैरह देखा, और काफी ज्यादा सक्सेशन के बाद आप लोगों को क्या देखने को मिले भाई, आप लोगों को जो है वो कॉर्डेट्स देखने को मिले। कॉर्डेट्स वो होते हैं जिनकी क्या होती है, दे हैव अ नोटोकॉर्ड, रीढ़ की हड्डी जिसको आप बोलते हो ना बेसिकली, वो होती है। उसमें भी क्या हुआ कि जो ऑर्गेनिज्म है वो लोअर से हायर की तरफ जैसे जाएंगे, रेप्टिलिया, एम्फीबिया, एव्स एंड मैमल्स। ठीक है, तो अब जैसे आप देखें, ह्यूमंस हैं, ठीक है, कैट्स हैं, आप लोगों के डॉग्स हैं, आप लोगों के, हमारा क्या होता है कि अगर हम गर्मी के इलाके में रह रहे हैं तो भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है। अगर हम विंटर्स में जा रहे हैं तो भी हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल यही रहता है। तो क्या ऐसी चीज है जो हमारे इस टेम्परेचर को मेंटेन कर रही है? तो देखिए, जब हम गर्मियों में होते हैं तो हमें क्या आती है, स्वेटिंग होती है, ठीक है, स्वेटिंग की वजह से हमारा जो एक्सेस अमाउंट ऑफ गर्मी है वो निकल जाएगी। और जब हम विंटर्स में है तो हमें शिवरिंग होती है, शिवरिंग होने की वजह से हमारी जो बॉडी हीट है वो सेफ हो जाएगी। ठीक है जी, तो इस तरह से हमारी बॉडी ने कुछ सिस्टम बना के रखा है जिससे हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो वेरी ना करे अगर हम अलग अलग इन्वायरमेंट में जाएं। इसी चीज को क्या होता है, इस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए, जो मेंटेन होता है उसके लिए जो टर्म यूज होती है वो होती है होम्योस्टेसिस, HOMEO एंड स्टेसिस। ये हर एक के अंदर नहीं होता, ठीक है। अगर हर एक के अंदर नहीं होगा तो उनको क्या करना पड़ेगा, जब उनको गर्मी लगेगी, ठीक है, तो दे हैव टू मूव टुवर्ड्स सम एरिया जहां पर क्या हो, अच्छी विंटर्स हो। तो आपने देखा होगा, देयर आर सर्टन बर्ड्स जो कि क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं, यानी कि जिसमें होम्योस्टेसिस की कैपेबिलिटी नहीं होगी वो एक से दूसरी जगह जाएंगे, या ज्यादा विंटर्स है तो चलो भाई समर्स की तरफ चलते हैं। दिस इज नोन एज माइग्रेशन। ठीक है जी, टेम्परेरी होती है ये माइग्रेशन। क्या होती है, जब तक आप लोगों की कंडीशन आपके हिसाब से नहीं, आपकी बॉडी वहां नहीं सस्टेन कर सकती, तो टेम्परेली आप ऐसी जगह पर जाओगे जहां पर आप लोगों को अच्छा लगे। ये एक तरह से क्या है, टूरिज्म, ठीक है।
इन्वायरमेंट में जो टूरिज्म होता है वो उसको आप माइग्रेशन बोलेंगे। तो टूरिस्ट कभी भी परमानेंट नहीं होते, तो आप याद रखेंगे माइग्रेशन में भी टेम्परेरी मूवमेंट होती है, परमानेंट मूवमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो होम्योस्टेसिस जो होता है आप लोगों का, वो मैंने आपको बताया, वो रेगुलेट हो रहा है। रेगुलेट यानी कि उसकी रेगुलेशन हो रही है। सिलेंडर में रेगुलेटर लगा होता है ना, तो आप लोगों को पता है कि अगर वो ओपन होगा तो ही गैस की सप्लाई बर्नर तक आएगी, अगर वो बंद हो गया तो गैस की सप्लाई नहीं आएगी, यानी कंट्रोल। रेगुलेट का मतलब होता है कंट्रोल करना। तो वैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे कि जो बॉडी का टेम्परेचर है, ठीक है, और बॉडी का पानी, वाटर, बॉडी के आयंस, ठीक है, इसको, ये सारा मेंटेन जो होता है उसको होम्योस्टेसिस बोलते हैं। और वाटर और आयंस की रेगुलेशन को अलग से एक टर्म बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन करता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, और ह्यूमंस में एक्सक्रीटरी सिस्टम इज योर जो किडनी होती है, ठीक है, वो करती है। तो लगभग अगर आप देखेंगे तो 180 लीटर खून एक दिन में जो है वो 2 किडनीज फिल्टर करती हैं। तो इस तरह से तो आप लोगों का सारा, आप तो एक ही बार में खाली हो जाने चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। लगभग 1.5 लीटर के करीब ही आप यूरिन पास करते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि अगर आपको वॉमिटिंग वगैरह हो तो यूरिन कम पास होता है, क्यों? क्योंकि बॉडी को पता चल गया आयंस और वाटर का वैसे ही लॉस हो रहा है, तो यूरिन कम मात्रा में प्रोड्यूस होगा। अगर आपने पानी कम पिया है तो भी यूरिन कम मात्रा में प्रोड्यूस होगा। तो इससे क्या हुआ, आपकी ऑस्मो रेगुलेशन है। प्लस आप लोग क्या निकालते हो, आप जो बाहर निकालते हो वो होता है यूरिक, यूरिया, यूरिया निकालते हो आप बाहर, ठीक है। अगर ये ज्यादा आएगा बॉडी में तो भी टॉक्सिसिटी है, कम रह जाएगा तो फंक्शन किडनी के हैम्पर हो जाएंगे। तो इसको भी मेंटेन करना बहुत जरूरी है, आयंस को, जैसे कि पोटेशियम हो गया, जैसे कि सोडियम हो गया। ये जो आयंस का बैलेंस है, यूरिया, पोटेशियम, सोडियम, अमोनिया, जितने भी आयंस है उसको मेंटेन करना है, आयंस का बैलेंस। और वाटर को तो किडनी मेंटेन करती है। इन दोनों को टुगेदर जो रेगुलेशन है इसको ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन एक्सक्रीटरी सिस्टम संभालता है। ह्यूमंस में उस एक्सक्रीटरी सिस्टम को, जो आपका किडनी वाला पोर्शन है, वो कंट्रोल करता है। वैसे ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, किसी में कुछ होगा जैसे कि नेफ्रीडिया आपके केचुआ में आ जाएंगे, ठीक है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल आपके अमीबा में आ जाएगा, तो दिस यू हैव टू रिमेंबर। बट ओवरऑल टेम्परेचर, पानी और आयंस के बैलेंस को अगर हम देखें तो दैट इज होम्योस्टेसिस। आई होप आप लोगों के दिमाग में बहुत अच्छे से चीज बैठ गई होगी। बताइए भाई। मैम थोड़ा यस एक बार मैम। दोबारा एक्सप्लेन कर दो तो। ये कौन सा वाला पोर्शन? होम्योस्टेसिस वाला। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है कि आप लोगों को अपनी बॉडी का बैलेंस बनाकर रखना है। आप लोग जब गर्मियों में रहते हो तो भी आपकी बॉडी का टेम्परेचर यही रहता है, और जब विंटर्स में होते हो तो भी आपकी बॉडी का टेम्परेचर यही रहता है। तो जी। इसका मतलब आपकी बॉडी के अंदर कोई ना कोई तो ऐसा मैकेनिज्म है जो आपको स्टेबल रख रहा है। नहीं तो अगर गर्मियां हैं तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड है आप लोगों को, तो यार आपके सारे इतने टेम्परेचर में तो आप लोगों को पिघल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम्म, विंटर्स में आपको जम जाना चाहिए, पर फिर भी आप सरवाइव करते हो। तो आपकी बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म है जो सिग्नल देता है कि भाई सर्दी बहुत ज्यादा है तो शिवरिंग करो जिससे हीट बच पाए, और समर्स ज्यादा है तो स्वेटिंग करो जिससे पसीने से जो है आपकी एक्सेसिव हीट निकल जाए। तो ये बैलेंस होता है, लेकिन हर एक ऑर्गेनिज्म में ये बैलेंस हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए वो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अगर समर्स में रह रहे हैं, बहुत समर पड़ रही है, तो विंटर इलाकों में चले जाएंगे टेम्परेरली। और बहुत विंटरी हो गया, ठीक है, माइनस में टेम्परेचर है, तो समर्स वाले इलाके में आएंगे। तो इस प्रोसेस को आप माइग्रेशन बोलोगे, यानी कि बॉडी के अंदर तो सिस्टम नहीं लगा है कि खुद को कंट्रोल कर सके, तो लेट्स डू वन थिंग, माइग्रेट कर लो। या फिर कई फंगस वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं कि भाई हमें भी नहीं पता होम्योस्टेसिस, क्योंकि होम्योस्टेसिस तो फीचर ही हायर ऑर्गेनिज्म का है, तो ये क्या करेंगे, ये स्पोर्स बनाएंगे। अब इसमें वॉल बहुत थिक होगी तो ना फर्क पड़ेगा पानी का, ना पड़ेगा सूरज की तपती गर्मी का, ना आइस का पड़ेगा। तो जैसे ही स्टेबल कंडीशन आएगी ये वॉल टूट जाएगी और ये स्पोर निकलकर नया फंगस को जन्म दे देगा। तो इस चीज को आप सस्पेंशन बोलते हो। तो माइग्रेशन हो गई, सस्पेंशन हो गई, ठीक है। वैसे ही आपने पोलर बियर देखे होंगे, भाई खाना नहीं मिल रहा है, बहुत ठंड हो गई है, अब इसके बिना हम कैसे चलाएं काम, तो ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी के फंक्शन को बहुत ही स्लो डाउन कर देंगे, ठीक है। बॉडी के फंक्शन स्लो डाउन हो गए तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम है, तो ये जिन्होंने अपना गर्मियों में खाना खा खा के फैट अकोमुलेट किया होता है, उसी फैट को बॉडी धीरे धीरे यूज कर करके एनर्जी निकाल रही होती है। और वो एनर्जी क्योंकि कम चाहिए, क्योंकि बॉडी स्लीप में है,
तो ये जिंदा रहते हैं। और जैसे ही गर्मियां आती हैं तो आप देखेंगे पोलर बियर बहुत पतले होते हैं और इमीडिएटली इनको शिकार करना होता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने हाइबरनेशन की, विंटर स्लीप ली। वैसे ही एस्टिवेशन होती है, समर स्लीप आ जाती है, बहुत ज्यादा समर्स होती हैं। तो क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उस टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो वो एस्टिवेशन के लिए चले जाते हैं, यानी कि समर स्लीप। हम समर में बाहर नहीं निकल सकते, निकलेंगे तो भाई सूरज की रोशनी में हमारा टेम्परेचर बॉडी का बढ़ जाएगा, तो एंजाइम्स हमारे हमें डाइजेस्ट कर लेंगे। तो ऐसा करते हैं, धरती के नीचे बरो करते हैं, नीचे जाके जो है वो सो जाएंगे, और जैसे ही टेम्परेचर जो है वो अच्छा होगा, थोड़ा सा ठंडा होगा, तो बाहर निकल कर आ जाएंगे। तो जिनमें होम्योस्टेसिस नहीं है, या तो वो माइग्रेट करेंगे यानी टूरिस्ट बन जाएंगे, या फिर जो सर्दियों में रहते हैं। आपका माइक ऑन है, माइक ऑफ कर दो। जैसे हेलो, प्लीज अपना माइक ऑफ कर दीजिए, जिसका भी माइक ऑन है प्लीज चेक योर माइक्स एंड स्विच देम ऑफ। ठीक है। पोलर बियर जो होते हैं वो सर्दियों में रहते हैं, इतनी सर्दी में ना शिकार है ना कुछ, तो जिसकी वजह से इनको क्या करना होगा कि भाई अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट कम करने होंगे, इसकी वजह से ये सब विंटर स्लीप में चले जाएंगे। इनकी बॉडी का फैट टूट टूट के इनको एनर्जी उतनी देता रहेगा कि जिससे इनका दिमाग और दिल चलता रहे, बाकी इनको जरूरत नहीं है चलने की, भागने की, दौड़ने की, तो ये काम निकालते रहेंगे। सो दिस इज हाउ आप लोगों का होम्योस्टेसिस काम करता है। इज दैट क्लियर बच्चों? यस यस मैम। ठीक है, तो क्वेश्चंस भी मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। ठीक है, नाउ अब कल का जो लेक्चर है उसका मैं एक ओवरव्यू दे देती हूँ आप लोगों को, उसके बाद जो है हम जितना हो पाएगा, मतलब कल का तो लेक्चर नहीं बट मतलब नेक्स्ट जो स्लाइड है उसका हम लोग एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है, तो देखिए एनर्जी फ्लो की बात करेंगे हम इसमें। व्हाट इज बेसिकली एनर्जी फ्लो? एक हर्बीवोर होता है जिसने क्या किया भाई, प्रोड्यूसर है, सूरज की रोशनी और मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स और पानी जो है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करके इसने खाना बनाया होगा। ये अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, प्लांट्स को कोई जानवर या हम जो है वो खाना नहीं बना के दे सकते। इस खाने को हर्बीवोर्स जो है वो खाते हैं, जो कि क्या खाते हैं, हरी चीजें खाते हैं। ठीक है, प्लांट्स खाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके कार्निवोर्स हैं जो हर्बीवोर्स को खाएंगे, ओमनीवोर्स हैं जो आप लोगों के सब कुछ खा लेते हैं, हर्बीवोर्स को, कार्निवोर्स को, प्लांट सबको खाते हैं। फिर आते हैं आप लोगों के सेकंड लेवल कार्निवोर्स, जो कि क्या करते हैं, फर्स्ट लेवल कार्निवोर्स को जो है वो खाएंगे आप लोगों की। ठीक है, जैसे गिद्ध वगैरह आ जाएगा तुम्हारा। तो ये जो आप एनर्जी का फ्लो देख रहे हो वो यूनि डायरेक्शनल है। हम पहले इसको समझेंगे कि क्यों भाई ऐसा क्यों नहीं हो रहा है आप लोगों का कि एनर्जी फ्लो उल्टा हो रहा है, ऐसा नहीं होता है, इट इज यूनि डायरेक्शनल। सबसे पहले तो यही एमसीक्यू बनता है। फिर हम देखेंगे कि भाई ये जो एनर्जी फ्लो होता है इसमें किस तरह से एनर्जी फ्लो होता है, तो कौन किसको खा रहा है, तो एनर्जी का सोर्स है ना। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पालक लेकर आ रहे हैं, हम लोगों ने वो पालक पकाया और खाया, तो इसका मतलब पालक से जो एनर्जी थी वो हमें मिली ना। यही होता है, सबने पपाया देखा होगा। तो वो क्या बता रहा है कि भाई एनर्जी मिल रही है एक दूसरे को खाने की, खाने से। फिर हम देखेंगे कि ग्रेजिंग फूड चेन, जिसमें चरने वाली फूड चेन यानी टेरेस्ट्रियल जो आप लोगों की फूड चेन होती है, और जो मरीन फूड चेन होती है, जहाँ पे आप लोगों के कौन इन्वॉल्व होते हैं, बेसिकली जो प्लांट्स होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं। प्लांट से जो है ये शुरुआत होती है, दैट इज ग्रेजिंग फूड चेन। फिर डिट्राइटस फूड चेन, जो सड़ा गला होता है वहां से जो स्टार्टिंग हो आपकी फूड चेन की, उसको कौन खा रहा है, फिर उसको खाने वाले को कौन खा रहा है, वो डिट्राइटस फूड चेन आपकी आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम फूड वेब देखेंगे। क्या हम लोग देखते हैं कि यार देखो हमने क्या किया, साहूकार से क्या खरीदा, राशन खरीदा। ठीक है, और सब्जी वाले से सब्जी खरीदी। इतना ही सिंपल है कि ये सारी चीजें हमारे तक पहुंच रही है, नहीं पीछे एक सारा का सारा सिस्टम होता है, आपस में ये लोग लिंक्ड होते हैं। कैसे? जो साहूकार है वो बोलेगा यार मैं राशन तो बेच रहा हूँ पर मेरे पास सब्जी नहीं है, तो मुझे सब्जी भी लेनी है। सब्जी वाले बोलेगा मुझे राशन भी चाहिए। पीछे इनके कई होलसेलर्स होंगे जो इन लोगों को सामान दे रहे होंगे। तो वही फूड वेब है। फूड वेब भी बिल्कुल आपका क्या मार्केट है, एक तरह की इकोसिस्टम की। फिर हम इसको समझेंगे। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी कि बायोटिक इंटरैक्शंस क्या होती हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये टेबल्स ही आप लोगों के जो है वो खत्म कर लेते हैं, उसके बाद हम ये इंटरैक्शन करेंगे, क्योंकि इनका इससे ऊपर वाले से लेना कुछ नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये बायोटिक इंटरैक्शंस देखते हैं। देखो यार स्कूल में अगर आप गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जो बच्चे हैं वो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर है। क्या है? कॉम्पिटिटर। अगर आप मेहनत करोगे तो आप टॉप करोगे, अगर दूसरा मेहनत करेगा तो दूसरा टॉप करेगा। फिर अब एक जगह देखोगे कि यार ये तो हमारी क्लास में आया था, लेकिन दूसरी क्लास में क्या है, एक के पिताजी थोड़ा दबंग टाइप है, तो वो बोल रहे हैं कि भाई अगर दूसरे पिताजी को कि तेरे बेटे ने टॉप किया तो मैं उसको मार दूंगा, मेरे बेटे को टॉप करने दे। तो वो इंटरेक्शन एक अलग तरह की आ गई। दूसरी जगह क्या हो रहा है कि भाई
ये जो आप लोगों के कुछ लोग हैं कि ठीक है यार, मैं तेरे को तो मार दूंगा, मैं खुद तो पढ़ना चाहता ही नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तू भी फेल हो जाए, तो ये भी एक इंटरेक्शन आ गई। तो वैसे ही क्या होता है बायोलॉजिकल वर्ल्ड में, जो स्पीशीज होती हैं, जो प्लांट्स हैं चाहे एनिमल्स हैं, वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं। वो क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं अपने ऊपर, उसको हम प्लस माइनस और जीरो से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर स्पीशीज टू स्पीशीज वन पे कोई इम्पैक्ट नहीं डाल रही है, न्यूट्रली उसके साथ रह रही है, ठीक है, ना दोस्त ना दुश्मन, ठीक है, जैसे आजकल के मेट्रोपॉलिटन सिटी पड़ोसी हैं, ना दोस्त है ना दुश्मन है, बस रह रहे हैं साथ साथ, तो हम वर्ड यूज करते हैं जीरो। और अगर स्पीशीज वन जो है आप लोगों की, ठीक है जी, उसके ऊपर क्या हो रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है दोनों के साथ रहने से। जैसे कि ये वाला जो है, ये तो कुछ नहीं हो रहा है, इसको तो कोई असर नहीं पड़ रहा है, ये तो न्यूट्रल है, बट इसके स्मोकिंग करने से जो पहला बंदा है उसका अस्थमा इनहेंस हो जा रहा है। तो ये इंटरेक्शन आई जीरो और माइनस की, एक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा साथ रहने से, दूसरे को इसके होने से नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं अमेंसलिज्म। समझ आ गया? यस मैम। ठीक है, तो देखिए, द ब्रेड मोल्ड फंजाई, द पेंसिलियम प्रोड्यूस्ड, द पेंसिलियन जो पेंसिलियम होता है पेंसिलिन प्रोड्यूस करता है एंटीबायोटिक विच इनिबिट द ग्रोथ ऑफ वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ब्रेड मोल्ड है, ठीक है, फंजाई है, उसका नाम है पेंसिलियम, इसने प्रोड्यूस किया पेंसिलिन, यानी कि सिगरेट पीने वाले बंदे ने सिगरेट पिया, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन पड़ोसी तो गया ना, यानी बैक्टीरिया इनिबिट हो गया। तो बैक्टीरिया पे नेगेटिव आया, ब्रेड मोल्ड पे क्या आया, पॉजिटिव, मतलब कोई इफेक्ट नहीं रहा, क्योंकि इसको तो आदत है वो चीज प्रोड्यूस करने की। अ लार्ज ट्री शेड्स अ स्मॉल प्लांट, ठीक है, रिटार्डिंग द ग्रोथ ऑफ द स्मॉल प्लांट, ठीक है, जबकि स्मॉल प्लांट का लार्ज ट्री पे कोई फर्क नहीं है। अगर सूरज की रोशनी नहीं पहुंचेगी छोटे पौधे तक, तो खुद ही सोचो ना, वो अपना खाना ही नहीं बना पाएगा। तो आप लोगों को अमेंसलिज्म समझ आ गया बेटा? यस मैम। ठीक है, ठीक है, तो इसको आप ना सिगरेट वाले एग्जाम्पल से याद रखेंगे कि जो सिगरेट पी रहा है उसको यस क्या ही मैम। फर्क पड़ रहा है, लेकिन जो दूसरा उसके साथ खड़ा है उसका अस्थमा इनहेंस हो जा रहा है, तो ए से अस्थमा, ए से अमेंसलिज्म, ठीक है। तो ब्रेड मोल्ड का जो केमिकल है वो तो पेंसिलियम पेंसिलिन है ना, इससे इसको क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन जो आप लोगों के बैक्टीरिया हैं वो यहाँ डाई आउट कर जाएंगे, ठीक है। प्रीडेशन मतलब कि किसी चीज को खाना, प्रिडेट करना, प्रिडेटर, ठीक है जी। तो जो शिकार करेगा उसका तो पेट भर गया, लेकिन जिसका शिकार होगा वो खत्म हो जाएगा। प्रेडेशन का मतलब ही है शिकार और शिकारी का रिलेशन। तो आपको पता है जो शिकार करेगा डेफिनेटली वो क्या करेगा, पॉजिटिव साइड पे रहेगा, और जो प्रे होगा वो डेफिनेटली मरेगा। जैसे प्रिडेटर लाइक लेपर्ड्स, टाइगर, चीता, ये तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बोल दिया प्रिडेशन का मतलब है शिकार और शिकारी का रिलेशन। पैरासिटिज्म, ठीक है, पैरासिटिज्म भी बिल्कुल प्रिडेशन की तरह ही आता है। इसमें भी क्या होता है, पैरासाइट जो होता है वो होस्ट के अंदर रह रहा होता है, ठीक है जी। जैसे एक, आप देख लीजिए, इसमें आप क्या याद रखेंगे, पीजी, ठीक है, आप पेइंग गेस्ट बनकर जाते हो, ठीक है, आप लोग रेंट नहीं दे रहे हो, ठीक है, और खाना खूना खा रहे हो, आप तो पॉजिटिव में रहे। लेकिन जिसका घर आपने हड़प लिया, जिससे आप खाना खा रहे हो ये प्रॉमिस करके कि नहीं अगले से अगले महीने बस करते जा रहे हो, रेंट नहीं दे रहे हो, तो वो तो नेगेटिव में गया बेचारा, ठीक है। तो पैरासिटिज्म में क्या होता है कि पैरासिटिज्म इन्वॉल्व्स अ पैरासाइट इज लिविंग इन और अनदर लिविंग स्पीशीज कॉल्ड एज द होस्ट। हो सकता है उसकी स्किन पे रह रहा हो सकता है उसके पेट में रह रहा हो। अब आप पूछेंगे क्या हमारे ह्यूमंस में भी ऐसे लोग रहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म है? हाँ जी, बिल्कुल है, हमारे ह्यूमंस के अंदर भी, हमारे अंदर भी राउंड वर्म जो होते हैं, टेप वर्म होते हैं, वो हमारे स्टमक में रहते हैं, और जिससे हमें बहुत नुकसान भी होता है। अगर ये ज्यादा मात्रा में बढ़ जाए, जैसे वायरस या फंगस, इनका बैलेंस बिगड़ जाए, तो वो हमें क्या करते हैं, नुकसान करते हैं। इसमें क्लासिक एग्जांपल है मलेरिया पैरासाइट, अपनी कॉपीज निकालिए और यही लिख लीजिए, मलेरिया पैरासाइट इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम, एंड जो इसको कैरी करती है मच्छर, वो होती है फीमेल एनोफिलीज, फीमेल एनोफिलीज। तो मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम के दो होस्ट होते हैं, एक होता है ह्यूमन, ह्यूमन की आरबीसीज और लिवर, और फीमेल एनोफिलीज का स्टमक। तो देखो इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इसने तो जो खून चूसना था चूस लिया, इसने जो तोड़फोड़ करनी थी वो मचा ली, लेकिन जो नेगेटिव है, जो दूसरा बंदा है, उसके ऊपर तो नेगेटिव इम्पैक्ट आया ना आप लोगों को। कंपटीशन, देखो जब आपको पता है कंपटीशन है ना, तो कई बार आपने देखा होगा जब साइकिलिस्ट होते हैं तो एक एक को लात मारता है, दूसरा दूसरे को लात मारता है, दोनों गिर के क्या हो जाते हैं फिर। अच्छा हाँ, यहाँ लिखा भी है बेटा, फीमेल मस्कीटो, यहाँ नाम लिख लेना, एनोफिलीज होता है उसका नाम। द फीमेल मस्कीटो इज एनोफिलीज, जो उसको कैरी करती है, और जो पैरासाइट होता है दैट इज प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम।
ठीक है। एडवर्सली कंपटीशन में दोनों एडवर्सली जो होते हैं वो इफेक्टेड होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है बेसिकली, एक छोटा सा क्या होता है, रिसोर्स होता है, रिसोर्स कम है लेकिन उसके ऊपर कम्पीट करने वाली स्पीशीज ज्यादा है। तो जो स्पीशीज है वो दोनों ही सरवाइव करने की कोशिश करेंगी, और जब वो सरवाइव करने की कोशिश करेंगी कंपटीशन में, तो कंपटीशन में बेटा एक चीज होती है एलिमिनेशन। अगर आप आज कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने बैठेंगे तो आपका क्या कोशिश रहेगी, हम इतना पढ़े कि दूसरे को एलिमिनेट कर दे, ठीक है, और वो जो दूसरा है वो कोशिश करेगा कि आपको एलिमिनेट कर दे। तो दोनों ही एक दूसरे पे नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं, और जो सबसे सुपीरियर निकलता है वो जीत जाता है। क्लियर हो गया बेटा? यस मैम। कमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म में क्या होता है कि एक जो बंदा है ना, उस पे ना पॉजिटिव इम्पैक्ट है ना नेगेटिव इम्पैक्ट है, स्पीशीज पे, कमेंसल जिसको बोलते हैं, ठीक है। जबकि जो होस्ट होता है, ठीक है, अगर आप इसमें देखो, सॉरी, जो स्पीशीज होगी इसमें क्या होगा, इसको ना बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। जबकि जो होस्ट होगा उसके ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। जैसे कि सकर फिश होती है, ऑफन अटैचेस टू द शार्क। क्यों भाई, शार्क जो है वो क्या करती है, शार्क जो है वो कोई चीज मार कर खा रही है तो टुकड़े भी मिलेंगे उसको, ऊपर से शार्क जैसी बड़ी फिश के साथ रहेगा तो उसको कोई और छोटी फिश आकर खा नहीं सकती। तो शार्क तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब एक तरह से अगर आप देखो तो ये जो बेनिफिट है इस एसोसिएशन से उसको क्या हो रहा है कि भाई ये जो सक्कर फिश है एक तो फ्री राइड में जो है वो मजे में जो है वो जा रही है, ठीक है जी। उसके ऊपर से फ्री फूड भी मिल रहा है, प्रोटेक्शन भी मिल रही है, लेकिन बदले में शार्क को कोई फर्क पड़ रहा है नहीं जी। शार्क बोले ठीक है चिपके रहा है, मुझे क्या हो रहा है। जैसे इसको कैसे आप याद रखोगे, जो बड़े बड़े एमएलए होते हैं उनके चमचे होते हैं। अब एमएलए को चमचों का ऐसा कोई फायदा है नहीं, लेकिन चमचों को तो बहुत सारे फायदे मिल रहे हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर? म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअल। अब इसमें क्या याद रखोगे, हस्बैंड वाइफ या बच्चे या पिताजी, ठीक है। तो अगर हस्बैंड को फायदा चाहिए अपनी वाइफ से कि वो जो है उसको पेशेंट पीस ऑफ माइंड दे, तो वो क्या करेगा, अच्छा व्यवहार करेगा, अपनी वाइफ को दुखी नहीं देगा। वैसे अगर वाइफ चाहती है कि उसे अपने हस्बैंड से अच्छा व्यवहार चाहिए, तो वो क्या करेगी, जो अपने काम है फर्ज है वो अच्छे से निभाएगी। बस इसमें क्या, दोनों एक दूसरे के फर्ज निभा रहे हैं तो दोनों एक दूसरे को फेवर कर रहे हैं। जैसे सी एनिमोन, ये एग्जाम्पल से याद रखेंगे भाई आप लोग, ठीक है। यही प्री में पूछे जाते हैं। ये अटैच हो जाती है शेल ऑफ हर्मिट क्रैब फॉर द बेनिफिट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड ऑब्टेनिंग द न्यू फूड। वेल द एनिमोन जो होता है वो कैमोफ्लेज प्रोवाइड करता है। अगर कोई अटैक होने वाला होता है तो एनिमोन जो होता है वो अपना कलर चेंज कर लेगा, ठीक है, छुप जाएगा किसी तरह से, जिसकी वजह से क्या हो जाता है आप लोगों का, ये जो हर्मिट क्रैब होता है इसको क्या हो जाता है, ये भी बच जाता है। तो म्यूचुअलिज्म में क्या होता है बेसिकली, दे गेट बेनिफिट ऑफ ईच अदर, ठीक है जी। अब क्या होता है आप लोगों का, इसी का एक और हाईएस्ट फॉर्म है सिम्बाइसिस। सिम्बाइसिस में बेसिकली क्या होता है, अगर ये देखो सी एनिमोन और हर्मिट क्रैब अलग अलग रहेंगे तो जी जाएंगे, लेकिन सिम्बाइसिस में क्या होता है कि दोनों इकट्ठे रह रहे हैं, दोनों फायदे कर रहे हैं, लेकिन अगर ये अलग अलग हो जाएंगे तो इनकी डेथ हो जाएगी। बस इतना ही डिफरेंस है ये दोनों इंटरेक्शन पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटरेक्शन में कमेंसलिज्म और म्यूचुअलिज्म, बाकी नेगेटिव में कॉम्पिटिशन आ जाएगा, प्रिडेशन आ जाएगा, आप लोगों का मेंसलिज्म आ जाएगा एंड प्रेइंग आ जाएगा, ठीक है, पैरासिटिज्म। न्यूट्रल इंटरेक्शन, दोनों साथ में रह रहे हैं, ठीक है, को लेकिन को ना कोई फायदा ना नुकसान, लेकिन ट्रू न्यूट्रलिज्म जो है आप लोगों ने नेचर में एज सच आपने कभी नहीं देखा है। तो ये जो इंटरेक्शन और ये जो एग्जांपल है, स्पेशली द सी एनिमोन एंड द हर्मिट क्रैब का, कॉरल लीव्स एंड जूस एंड थेला जो कि एक एल्गा होता है आप लोगों का उसका, और ये आप लोगों का जो एग्जांपल है सकर फिश एंड शार्क एंड फीमेल मस्किटो एंड ऑल, ये जो डार्क में किए हुए हैं, दीज यू हैव टू रिमेम्बर, ठीक है जी। क्लियर हो गया बच्चे? यस मैम। ठीक है, तो ये टेबल आप कल याद कर लेंगे। उसके बाद हम ये वाली जो स्लाइड है इट विल हार्डली टेक 15 मिनट्स टू कंप्लीट, एंड कल जो है वो हम और नेक्स्ट स्लाइड्स जो होंगी वो कवर करेंगे, क्योंकि मैंने एक ओवरव्यू दे दिया, मैंने सिर्फ बताना है कि क्वेश्चन क्या होंगे। स्लाइड्स विल बी गिवन टू यू, तो आई अज्यूम कि यू विल जस्ट गो थ्रू देम वंस, जिससे मुझे समझाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। विद दिस वी एंड द क्लास फॉर टुडे, ठीक है। वी विल मीट टुमारो, पढ़ते रहिए, ब्लेसिंग्स विद यू। जय माता दी। थैंक यू मैम।